फ्रेंड्स, आज ये हिंदी का सेशन होगा। हमारे पास लखनऊ से एक बढ़िया ज्योतिष आए हैं। थैंक यू विभोर जी फॉर ब्रिंगिंग दिस ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। मैक्सिमम लोग आज की तारीख में इंग्लिश में ही ज्योतिष पढ़ाई करते हैं, लेकिन नॉर्थ का जो एक बेल्ट है, बनारस, गोरखपुर, वो साइड का, इनका जो अध्ययन होता है वो हिंदी का होता है। हिंदी किताबें, हिंदी ट्रांसलेशंस क्लासिक्स के, और बढ़िया बढ़िया कमेंट्रीज स्कॉलर्स के पढ़ना। आप नोटिस करोगे कि जो लोगों ने सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाई किया और जो लोगों ने हिंदी में पढ़ाई किया, दोनों ज्योतिष के लेवल में बहुत फ़र्क है। एंड एज पर मी एंड ऑल्सो माई मेंटर, जो हिंदी पढ़ने वाले होते हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है। ऑफ कोर्स जो इंग्लिश में जो रिसर्च आता है वो हिंदी में नहीं आता है, कभी कभी वाइस वर्सा, लेकिन सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होता है ऑफ सीइंग चार्ट्स। तो आज हम जिस ज्योतिष से बात करेंगे उनका एक्सपीरियंस के बारे में हम पूछेंगे, और एक्सपीरियंस वेरिड हो सकता है। मेरा एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, सामने वाले का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। तो बिफोर वेस्टिंग मोर टाइम, लेट अस क्विकली मीट सुनील पांडे जी। जी सर, नमस्ते, वेलकम टू सप्तऋषिज एस्ट्रोलॉजी चैनल। सुनील जी, आप गोरखपुर के हो कि सुल्तानपुर के? आपने सुल्तानपुर के। अच्छा, सुल्तानपुर के हैं, लखनऊ में रहते हैं, वहाँ मेरा अच्छा। ऑफिस है। प्रैक्टिस भी आपका ज्योतिष का प्रैक्टिस, आपका ऑफिस लखनऊ में ही? लखनऊ में है अच्छा जी, श्री एस्ट्रोलॉजी के रिसर्च सेंटर अच्छा संस्थान के नाम से। अच्छा, जी, ठीक है। और कौन सी एरिया लखनऊ में? हजरतगंज। हजरतगंज। ओके, बढ़िया। तो आपने ज्योतिष किस साल में चालू किया सर? हमने 98 से 98 से। अच्छा 98 से हमने ज्योतिष जो है सेल्फ अध्ययन करके, हस्तरेखा की पुस्तकें पढ़ करके, ऐसे ही कुछ मन में विचार आया कि हम अपना भाग्य को कैसे हम बदल सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रेरणा से हम ज्योतिष सीखने का मेरा विचार हुआ। तो सबसे प्रथम तो मैं हस्तरेखा से हमने सीखा, लेकिन इसके बाद हमको लगा कि ये पूर्ण रूप से उचित नहीं होगा, हमें और कुछ जानना है, हमें उपायों के बारे में जानना है, हमें और किस स्थिति में क्या हमें करना चाहिए। तो इसके लिए हमने फिर होरोस्कोप पर जो है, होरास शास्त्र पर अध्ययन करना चालू किया। और आप बता रहे थे आपने एमए भी किया है ज्योतिष में? जी, हमने जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से अच्छा ज्योतिर्विज्ञान से एमए अच्छा, किया है। ठीक है। तो अभी तो काफ़ी साल हो गए आपको, बहुत एक्सपीरियंस हुआ होगा कुंडली देखने में। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि नॉर्मली जो हम जानते हैं योगों के बारे में, जी कभी कभी एक्सपीरियंस से जी कुछ और एक्स्ट्रा जानने को मिल जाता है, जी यू नो। जैसा हम थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रहे थे विष योग। जी ये विष योग क्या होता है, उसमें स्पेशल आपने क्या देखा है, जी कैसे रिजल्ट देता है, जी इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। हमने ये चीज़ हमने देखा, जैसे शनि चंद्रमा की युति को ज्योतिष में विष योग के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके थोड़ा सा हट करके मेरा जो अध्ययन है कि मैंने देखा है कि अगर चंद्रमा शनि से 1, 4, 7, 10 भाव में हो, यानी कि केंद्र में हो, तो एक प्रकार से जातक के जीवन में संघर्ष होता है और कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन अगर आप देखें, इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें कि समुद्र मंथन जब हो रहा था, उसमें प्रथम विष निकला था, विष के जस्ट बाद अमृत निकला था। तो मेरा मतलब ये है कि इस युगों का फल ये है कि ऐसा जातक के जो जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है, संघर्ष अधिक जो है उसको एक प्रकार से मजबूती प्रदान करता है, एक प्रकार से उसको जो है एक अलग बनने के लिए प्रेरित करता है, उसको सब अध्यात्म के प्रति, उसकी गूढ़ता के प्रति जो है प्रेरित करता है यह योग। और हमने बहुत से लोगों में देखा है कि जो एक ज़मीन से उठ करके ऊपर तक पहुँचे हैं या अपने एक अलग बने हैं, अपने पुरुषार्थ करके
एक लोगों में स्थान बनाए, उनमें ये योग पाया जाता है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके कुंडली में भी है शायद। हाँ, इनके में भी है। और चंद्र से शनि 10वें घर में, दशम में है। और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी की कुंडली, इंदिरा गांधी के भी एक साथ। जी जी, चंद्रमा और शनि आमने सामने है, दोनों केंद्र में है। तो बेसिकली इनका जो मैं ये कहूँगा कि इनका डाउनफॉल होता है, हाँ, या छोटे इससे सडनली इन लोग बड़ा हो जाते हैं संघर्ष के बाद? दोनों बातें हैं। अब जैसे जो है, अब अन्य योग अगर अच्छे हैं, सपोर्टेड हैं, तो उच्च कुल में जन्म होता है। जैसे इंदिरा जी का उच्च कुल में जन्म हुआ, लेकिन चंद्रमा और शनि की युति से इन्होंने हर चीज़ को फील किया, हर चीज़ को जो है उन्होंने छोटे मोटे कष्टों को भी फील किया और उसको अपने अंदर बदलने के लिए जो है कोशिश किया और बदला भी। और एक अलग से, जैसे अटल जी के अनुसार कि आयरन लेडी थी, तो एक अलग प्रकार से उनका व्यक्तित्व निखरा कि आज तक शायद ही कोई प्रधानमंत्री इस प्रकार से हुआ। और भारत के जो मोदी साहब हैं, इनको भी आप देख लीजिए, चंद्रमा शनि के इसी संबंध की वजह से जो है एक संघर्ष करते हुए, एक मेहनत करते हुए, तपस्या करते हुए, लोगों का हित करते हुए और स्टेप बाय स्टेप बढ़ते ही गए और पूरी संसार में जो है भारत का एक अलग नाम रख के एक अलग व्यक्तित्व जो है, ये इस योग में चंद्रमा शनि का जो संबंध है, इस योग में एक अलग व्यक्तित्व हो जाता है। नॉर्मली फिर विश्व योग में क्या माना जाता है ज्योतिष में? विश्व योग शनि चंद्र का जो युति है, हाँ, उससे रिजल्ट क्या आता है? क्या शनि चंद्रमा की युति से आदमी सोचता जाता है, सोचता अधिक है। जैसे द्वादश में मेरा जो अनुभव है कि द्वादश में अगर ये शनि चंद्रमा की युति हो गई तो व्यर्थ का जो है सोचता है। बाकी अन्य स्थानों पर अगर युति होती है तो ऐसा जो है इंसान सोचता तो है, लेकिन वो अपने रहस्यों के बारे में जानता है, अपने जो उसकी रणनीति के बारे में सोचता है, अपने अंदर जो दिक्कतें हैं या अपने अंदर जो उसके अंदर लगता है कि फॉल्ट है, उसके बारे में वो सोचता है और उसको ठीक करता है। सोचने के बाद ठीक करता है और ठीक करने की वजह से जो है विष के बाद जैसे मंथन में अमृत निकला था, उसी प्रकार से फिर अमृत जैसा उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, उसके व्यक्तित्व हो जाता है। और कोई योगों के बारे में आप बताना चाहेंगे? जैसे मेरा एक अनुभव है कि लोग ऐसा कहते हैं, पहले के ग्रंथों में ये भी है कि छठे, आठवें और द्वादश भाव के स्वामी जैसे बलहीन होना चाहिए। लेकिन ऐसा हमारा जो है मानना है, आज के परिप्रेक्ष्य में छठे, आठवें और द्वादश भाव के स्वामी में बल होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर हम शांति से रहना चाहते हैं, शांति से कि एक जो भाग्य हंसाए हंसे, भाग्य रुलाए रोए, तो उनके लिए ये है कि छठे, आठवें और द्वादश के स्वामी का बलहीन होना ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम संघर्ष करें, प्रतियोगिता में आगे बढ़ें और एक अलग हमारे अंदर अदम्य विल पावर हो और एम हो, तो उसके लिए इन भावों के स्वामी का बलवान होना जरूरी है। जैसे छठा भाव रोग और शत्रु का है। छठा भाव को प्रतिद्वंदिता भी कहते हैं। ISPCS में या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा है, अगर उसमें जा तक तभी सफल हो सकता है जब उसका छठा भाव बलवान हो। छठा भाव जो है दशम भाव आजीविका से भाग्य भाव है। इस पर भी हम विचार करेंगे कि दशम आजीविका का भाग्य भाव है। मेरा जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पश्चिमी जो ज्योतिषी हैं वो जो है छठे भाव से आजीविका का विचार करते हैं। इसलिए कि इंसान में अगर क्षमता होगी, अगर उसकी मेहनत करने की उसके गुण होंगे, तो उसका दशम तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। फिर अष्टम पर आते हैं तो दशम पर हम फोकस करते हैं। दशम से अष्टम एकादश का स्थान है, दशम से अष्टम जो है लाभ स्थान है। तो इस प्रकार से अगर अष्टम भाव बलवान होता है तो वो दशम का एकादश होने से दशम से आजीविका से लाभ दिलाता है। संघर्ष जरूर होता है, लेकिन जो है वो दशम से एकादश होने से लाभ दिलाता है। फिर अगर हम द्वादश को हम देखते हैं, द्वादश स्थान जो है दशम से तृतीय स्थान है, यानी हिम्मत का, पराक्रम का स्थान है। तो वहाँ
जब वो भाव का स्वामी बलवान होगा तो आपके अपने आजीविका के प्रति, अपने जो है व्यवसाय के प्रति, अपने जात के प्रति आपका पराक्रम जागेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अचीवमेंट आप कर सकते हैं। साहब, जब आप 8वें घर की बात कर रहे थे तब मेरे को एक सवाल आया कि कुछ विचित्र आपने 8वें घर में ऑब्जर्व किया है, देखा है, कोई कॉम्बिनेशन? जी, अष्टम में अगर 2 या 2 से ज़्यादा अगर बैठ जाते हैं ग्रह, लेकिन उसमें जो है राहु केतु के अलावा, राहु केतु के अलावा अगर 2 या 2 से ज़्यादा अगर बैठ जाते हैं ग्रह, तो ऐसा इंसान हमने देखा है विलक्षण प्रकृति का होता है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। जैसे अमिताभ बच्चन जी को अगर हम ले लेते हैं, ओशो जी को अगर हम ले लेते हैं, एक एक्स्ट्रा जो है अपने संघर्ष करके, अपने मेहनत करके, परिश्रम करके अपना भाग्य को बना दिए। मीन्स काफी उन्होंने, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे, परिवर्तन होके फिर इन लोग आगे बढ़ गए हैं और फिर वो खुद अपने को बदलते भी हैं। वो संघर्ष करते हैं। अष्टम स्थान डेप्थ का स्थान है। एक बुद्धि में जो है एक साहस में डेप्थ होता है, वो कुछ भी कर सकता है अपने अच्छे स्वभाव की वजह से, अपने परिश्रम की वजह से कुछ भी कर सकता है, या रिसर्च की वजह से एक अध्यात्म और रहस्य का भी स्थान है। तो रिसर्च करके अपने कहाँ पे हमारी गलती हो रही है, उन सबको जो है रिसर्च करके वो अपने को बदल करके और एक अलग प्रकार से को पेश करता है। यानी कि अगर हम इस तरह देखते हैं, 6ठे 8वें भाव का बलवान होने से जातक अपने को चेंज करता है, अपने जो दोष हैं उनको दूर करता है और फिर जो है अलग तरह से संघर्ष करके आगे बढ़ता है। पर इसमें आपने बोला था राहु केतु नहीं होना चाहिए वहाँ पे। जी, सपोज मंगल राहु हो गया तो, जैसा एल्बर्ट आइंस्टाइन के कुंडली में है, एंड ओबामा, प्रेसिडेंट ओबामा, मंगल राहु हो गया साथ में 8वें घर में टुगेदर, तो क्या रिजल्ट देगा? देखिए, मंगल और राहु है, राहु मंगल को पीड़ित नहीं कर पाता है। ऐसा एक लाल किताब के अनुसार राहु अगर हाथी है तो मंगल उस पर शासन करने वाला, उसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में, पिलवा। तो मंगल जो है, मंगल को राहु नहीं पीड़ित कर पाता है, इस वजह से ऐसा चलेगा। लेकिन राहु के साथ अगर सूर्य चंद्रमा की युति हो गई अष्टम भाव में, फिर तब वो संघर्ष तो होगा लेकिन उतना सफल नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये आपने ऑब्जर्व किया? हाँ, ये मैंने कई पत्रियों में हमने देखा है कि विलक्षणता होगी लेकिन वो बदलाव भी होगा, लेकिन वो स्थिति उसको फेम की स्थिति नहीं मिल पाएगी, या देर से मिलेगी, या संघर्ष ज़्यादा होगा, या मुश्किल से हो नहीं पाएगा ऐसा। और कौन से एरिया में आपका काम रहा है सर? एक हमारा ये भी रहा है कि लोग ज्योतिषी को क्यों दिखाते हैं, इसका भी कुछ उद्देश्य है। ज्योतिषी को हम अपना भाग्य बदलने के लिए दिखाते हैं, हमारा भाग्य कैसे और अच्छा हो, या जो हमारे जीवन में दिक्कतें हैं वो दिक्कतें घट जाएं, अच्छाई बढ़ जाए, हमारा जहाँ तक उद्देश्य है, लोग इसीलिए ज्योतिषी को दिखाते हैं। लेकिन ज्योतिष जो है वो जैसे वैदिक ज्योतिष जो है, मैं जहाँ तक जानता हूँ उसमें उपायों पर ज़्यादा जो है वर्णन है, और जैसे नक्षत्रों के, ग्रहों के मंत्रों का है, उनकी यज्ञ की विधि है, कौन से हवन के लिए क्या होगा, क्या, इन सब पे ज़्यादा वो है। आपने कुछ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इतने सालों में आपने कुछ ऐसा उपाय जो जनरल हो लेकिन सब आदमी कर सके, जिससे अपना भाग्य को अच्छा बनाए, ऐसा कुछ आपका? इसके लिए हमें दो चीज़ें, एक तो जप में और एक तो हम रेगुलर उपाय बताएंगे कि प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन जो है कुछ न कुछ गाय को, पक्षी को और कुत्ता को देना चाहिए। चाहे रोटी दे, चाहे कुछ भी, ब्रेड दे, चाहे कुछ भी दे, जरूर देना चाहिए। ऐसा मेरा अनुभव है कि इससे नवग्रह प्रसन्न होते हैं और पितर प्रसन्न होते हैं, जो हमारे पितृ। हाँ, पितर है। तो अगर नहीं बहुत कुछ कर पाता है, चैरिटी नहीं दान कर पाता है, या कहीं और नहीं कुछ हेल्प कर पाता है, तो कम से कम जो है 3 रोटी ले करके एक गाय को, एक कुत्ते को, एक पक्षी को दे दे। तो एक प्रकार से रेगुलर का ये दान भी हो जाएगा। अनुकूल जो परिस्थितियां बनती हैं
वो हम अगर अगर दान पुण्य करते हैं, इसी का हेल्प करते हैं, तो हमारे जो अनुकूल परिस्थितियाँ अपने आप बन जाती हैं। अपने आप आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आपको आगे बढ़ाने के लिए सक्षम होंगे। तो प्रतिदिन इंसान को दान करना चाहिए। और जब तब में हमने दो चीज़ों का मेरा जो अनुभव रहा है कि दो चीज़ें आदमी को धीरे धीरे बदल देती हैं। एक तो ओम का जप और दूसरा गायत्री का जप। गायत्री मंत्र में जो है हम भगवान से जो है अच्छी बुद्धि की कामना करते हैं कि हे ईश्वर हमें अच्छी बुद्धि दीजिए। जाहिर सी बात है, जब हमारे पास अच्छी बुद्धि होगी तो हमसे सत्कर्म होगा, जब सत्कर्म होगा तो परिणाम भी अच्छा मिलेगा। तो गायत्री मंत्र में इसी की मंगल की कामना की गई है। वह श्रेष्ठ, तेजस्वी, सुख कारक, दुख नाशक, पाप नाशक परमात्मा हमारी आत्मा में वास करे और वही परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इसका आशय मतलब यही है कि बदलना आपको है, अपदीपो भव। अपना दीपक खुद आपको जलाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है आपसे जब ऐसा परमात्मा जो श्रेष्ठ है, तेजस्वी है, दुख नाशक है, पाप नाशक है, सुख स्वरूप है, जब आपकी आत्मा में वास करेगा तो आप श्रेष्ठ बनेंगे, तेजस्वी बनेंगे, सुखी हो जाएंगे, पाप नष्ट होगा और वही परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, अच्छे कार्यों में प्रेरित करे। इसीलिए मैं जहाँ तक समझता हूँ, इसीलिए यह मंत्र को मंत्रराज कहते हैं। क्योंकि जो मिलना है, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मनुष्य को केवल जो है कर्म करने का अधिकार है। हम चाहे शुभ कर्म करें, चाहे हम अशुभ कर्म करें, इस पर मेरा अधिकार है। लेकिन शुभ कर्मों का फल कब कैसे या किस चीज़ का फल कब कैसे मिलेगा, ये अपने अधिकार में नहीं है। मिलेगा अवश्य में, भोक्तव्यम कृत कर्मम शुभाशुभ। अपने जो भी वर्क हुए हैं, जो भी कार्य हुए हैं, उसका फल अवश्य मिलना है। लेकिन अब वो किस रूप में मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये इस पर मेरा या मनुष्य का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ हम जानते हैं, जैसे पेड़ों का जो मैग्नेट है वो बादलों को बारिश करने के लिए मजबूर कर देता है, उसी तरह से अगर हमारे शुभ कर्म होते ही जा रहे हैं तो एक ना एक दिन भगवान को शुभ कर्म करने, शुभ फल देने के लिए बाध्य कर सकता है। तो मिलना है परिणाम, लेकिन किस रूप में कैसे मिलेगा ये भगवान के हाथ में। सर, गोचर में ऐसा आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया है? गोचर, कोई खास गोचर जिससे आदमी का डाउनफॉल हो या अच्छा हो, कोई ऐसा खास गोचर आपको याद आता जी, है? जी जी बृहस्पति का हमने देखा है। किसका? बृहस्पति का, जुपिटर का हमने गोचर देखा। दसम भाव, दसम भाव जो है, दसम भाव में जब भी आता है बृहस्पति, तो वो जो है अगर कोई व्यवसायिक है तो उसके व्यवसाय की हानि करता है। अच्छा। अमूमन हमने ये भी देखा है कि अगर उसके 2-3 व्यवसाय हैं तो उसका जो है 2-3 व्यवसाय जो है में से एक व्यवसाय कहीं न कहीं नुकसान हो जाएगा, या अगर एक ही व्यवसाय है तो उसमें भी कहीं न कहीं व्यवधान आएगा। लेकिन अगर वो बिजनेस में है, सॉरी, अगर वो जो है जॉब में है तो उसके जॉब में तो खैर बहुत बड़ा दिक्कत तो नहीं होती है, छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं। लेकिन एक फायदा मैंने देखा है, कोई बेरोजगार व्यक्ति है और दसम का बृहस्पति अगर है तो उसको रोजगार मिलता है। अच्छा। हाँ, ये एक आश्चर्य है। ये एक आश्चर्य वाली हाँ, बात है। जो जॉब में है उसको तो नुकसान होता है या व्यवसाय में, लेकिन जॉब नहीं है, हाँ, तो उसको रोजगार मिलता है। अच्छा, ये बहुत बढ़िया। जी। और ये चंद्र से दशम भाव में गुरु, चंद्रमा से, हाँ, गोचर में। जी जी। अच्छा, और अगर किसी का खुद का बिजनेस है, 2-3 बिजनेस है, हाँ, तो एक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बृहस्पति एकादश में जाएगा, हाँ, जैसे ही दसम से एकादश में जाएगा, जो बंद हुआ बिजनेस है वो चल जाएगा। अच्छा। हाँ, ऐसा मेरा अनुभव है कि जो बंद हुआ बिजनेस वो चल जाता है। अच्छा, जी जी, ठीक है। थैंक यू सो मच सुनील जी। हम आपको सेकंड पार्ट में लाएंगे नक्षत्रों पे बात करने के लिए। एंड प्लीज डोंट गो अवे, क्विकली वी विल कम ऑन नक्षत्रस। सुनील जी हैज सम रेयर रिसर्चेस ऑन 6 नक्षत्रस। हर एक चरण, वो 6 नक्षत्रों का हर एक चरण का अलग अलग फल। थैंक यू सो मच।